Welcome to VLearn. This is session number 5 of Intelligent Databases. In this session, we are going to cover following topics: expert system, why build ES, that is expert system application areas, structure of ES, and characteristics of ES. First of all, what is an expert system? Expert system is a branch of artificial intelligence that attempts to mimic human experts. जैसे कि आपके डे टू डे लाइफ में एक्सपर्ट्स होते हैं जिनसे आप कोई भी किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके वहाँ जाते हैं और आपको ये बिल्कुल एश्योरेंस होती है कि वहाँ से आपको एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन मिलेगा जिससे कि आप उन प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन गेट कर सकते हैं. सेम वैसे ही आपका एक्सपर्ट सिस्टम होता है जो कि एक ब्रांच है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. दैट मीन्स ऐसी इंटेलिजेंस जो है तो सही बट एक आर्टिफिशियल है. दैट इज आपको वो इंटेलिजेंस जो एक्सपर्ट सिस्टम की है वो एक ह्यूमन ने ही उसके अंदर इम्पार्ट करी है बाय यूजिंग इट्स प्रोग्रामिंग. Moreover, expert system can either support decision makers or completely replace them. ये भी हो सकता है कि वो एक decision maker को just supporting का काम करें और more or less उसे replace भी कर दें किन्हीं situations में. Expert system are the most widely applied and commercially successful AI technology. जब भी हम एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं हमें ऐसा फील होता है कि हमारे सामने एक एक्सपर्ट ही बैठा हुआ है और हम उससे डिस्कशन करके अपनी प्रॉब्लम्स का कोई भी सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं. Professor E. Feinbaum of Stanford University, leading researchers in ES, has produced the following definition related to your expert system. He said, an intelligent computer program that uses knowledge and inference procedures just to solve problems that are difficult enough to require significant human expertise for their solutions. उनके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि अपनी नॉलेज को और कुछ ऐसे रूल्स जो उस कंप्यूटर के अंदर में फीड कर रखे हैं उन सबको एक साथ मिक्स करके नॉर्मली आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जो किसी किसी केसेस में ह्यूमन एक्सपर्ट भी नहीं कर पाते. Expertise is the extensive task-specific knowledge which are acquired from training, reading, and your experiences. The transfer of expertise from an expert to a computer and then to a user involves 4 activity. Normally जो हम expertise की बात कर रहे हैं एक expert system की अगर वो हम देखें तो वो एक expert ने ही कंप्यूटर के अंदर फीड करी है और वो एक कंप्यूटर जो है वो एक यूजर को दे रहा है. सो इन एंड ऑल जो कंप्यूटर जो है वो 4 एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जस्ट टू डिलीवर यूजर एंड एक्सपर्ट आइडिया. In this, the first activity is knowledge acquisition, which is from expert or other sources. फर्स्ट फेज में नॉलेज एक्विजिशन फेज हो रहा है जिसके अंदर एक एक्सपर्ट ने दूसरे सोर्सेज से जस्ट नॉलेज को कैप्चर किया है. देन दैट पर्टिकुलर नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर एंड आफ्टर दैट नॉलेज इन्फ्लुएंसिंग, दैट इज जो भी रूल्स उसके अंदर हमने फीड कर रखे हैं उनके साथ आपके इनपुट को मैचअप करके एट द लास्ट फेज ही ट्रांसफर नॉलेज टू द पर्टिकुलर यूजर. सो दीज आर सम 4 एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ एक्सपर्टाइज. Now the question arises why to build expert system. ऐसी क्या नीड है हमें एक्सपर्ट सिस्टम की क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम अल्टीमेटली एक ह्यूमन ही बना रहा है. तो अगर ह्यूमन एक्सपर्ट सिस्टम बना रहा है तो हमें अलग से एक्सपर्ट सिस्टम बनाने की क्या जरूरत है जबकि हमारे पास डे टू डे लाइफ में एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं. सो ड्यू टू दीज फैक्टर्स लाइक टाइम अवेलेबिलिटी, इफ आई एम कंपेयरिंग ह्यूमन एक्सपर्ट विद एन एक्सपर्ट सिस्टम, सो टाइम की बात करें तो ह्यूमन एक्सपर्ट का एक डे रूटीन होता है कि पर्टिकुलर इस टाइमिंग से कुछ टाइमिंग तक ही वो अवेलेबल होता है. बट ऑन द अदर हैंड एक्सपर्ट सिस्टम अगर आपने अपने सिस्टम में यूज कर रहे हो तो वो हमेशा ऑलवेज इट इज विद यू. देन इफ जियोग्राफिक फैक्टर इज कंसीडर्ड, ह्यूमन एक्सपर्ट कैन बी लोकल, मीन्स उसे लोकलाइज एरिया पे प्रेजेंस होना होगा अगर आपको उससे कोई भी सॉल्यूशन चाहिए. बट एक्सपर्ट सिस्टम कैन बी एनीवेयर. Then as far as safety is concerned, human expert is irreplaceable but expert system can be replaceable. When we are talking about perishability, then human expert is yes but expert system says no. As far as performance is concerned, human expert is variable. That is अभी हो सकता है कि वो एक बहुत ही अच्छा आंसर आपको प्रोवाइड करे बट ऑन द सेकेंड हैंड अगर कोई भी नई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हो सकता है कि उसका आंसर इतना ज़्यादा एक्यूरेट ना हो. बट अगर एक्सपर्ट सिस्टम में आप डील कर रहे हैं तो एवरी टाइम वो आपको एक कंसिस्टेंट आंसर ही देगा. सेम फॉर द स्पीड,
In human expert the speed is variable, but in expert system it is consistent. And moreover अगर हम एक human expert को employ करते हैं तो हमारी cost high होती है as compared to your expert system. So due to these factors it is essential to make an expert system nowadays. Now related to why to build expert system, we have more or less two reasons. First, to replace the expert, or moreover to assist an expert. If we are talking about the replacing an expert, then there are certain reasons, because expert is very expensive nowadays, and also make available expertise after hours, that is your time and cost. Then automate a routine task, and lastly expert is leaving, means अभी expert है, अगर दूसरे मिनट उसने वो जॉब छोड़ दी तो आपके पास उस टाइम पे कोई एक्सपर्ट नहीं होगा. बट अगर एक्सपर्ट सिस्टम है तो वो आपके पास अभी भी है और थोड़े टाइम के बाद भी वो वहीं पे रह के आपको सेम कॉस्ट के अंदर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है. These are some reasons related to why expert system is to replace expert. And second, we have reasons for assisting an expert. Aiding expert in some routine tasks to improve productivity. Then aiding expert in some difficult tasks to effectively manage the complexity. And lastly, making available to the expert information that is difficult to recall. Moreover, अगर आप एक ह्यूमन की तरह सोच रहे हैं तो हमारी मेमोरी की एक लिमिट होती है, जो हमने अभी लर्न तो कर लिया पर कुछ टाइम बाद हो सकता है कि हमें टाइम लगे या फिर हम कुछ गलत ही रिकॉल कर लें. बट अगर हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम होगा तो जो उसके अंदर हमने एक बाई डाटा फीड कर दिया, दैट इज योर परमानेंट डाटा. उसके अंदर कोई भी कभी भी टेम्पररी बेसिस पे कोई लॉस नहीं होता. इट रिमेन्स परमानेंट फॉर लॉन्ग लाइफ. Then expert system application area. There are certain types of problems which are solved by expert system. In this we first consider problem solving pyramids and then their descriptions. In this list we first have control, means अगर मुझे कोई control से related problem है तो भी मैं expert system use कर सकती हूँ by just governing system behavior and to meet certain specifications. And the other hand we have design. If we are dealing in design related problem, that means we need to configure objects which are under constraint. Then diagnosis we have. Inferring system malfunctioning from observable, that is जो आपने system जिसको आप observe कर रहे हैं उसमें कुछ malfunctioning हो गई है और आपको उसको resolve करने के लिए भी कोई expert system चाहिए. Then next is your instruction. In instruction we are performing diagnosis, debugging and more or less repairing. In interpretation, the inferring situations description from the data. Then we are dealing in planning phase, the design actions, and in predictions, inferring likely consequences of given situations. At last we have selection. In this identifying best choice from a list of possibilities, because more or less हमारे पास बहुत सारी possibilities होती हैं और ultimately इसमें से हमें कोई एक possible selected best choice करनी होती है जिससे कि हम अपनी problem का best solution find कर सकें. Now, first type of problem या फिर first type of application in which we are using expert systems are diagnosis and troubleshooting of devices and systems of all kind. This particular class comprises systems that deduce faults and suggest corrective actions for a malfunctioning device and your processes. Means इस class का use हम तब करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर सिस्टम में कोई फॉल्ट हो जाए या फिर मुझे उसे करेक्ट करने के लिए कोई भी एक्शन लेना है. Normally the medical diagnosis is one of the first knowledge area to which the expert system technology was applied. Then next is your planning and scheduling. The systems that fall into this class analyzes a set of one or more potential complex and interacting goals in order to determine a set of action that is needed to achieve those goals. मीन्स हमें पूरा प्लान करना है, शेड्यूल करना है कि पर्टिकुलर एक गोल को अटेन करने के लिए पहले तो ये प्लान करना होगा कि कौन कौन से टास्क हैं, एक्शंस हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं और मोर और लेस साथ में शेड्यूलिंग भी करनी होगी कितना टाइम आप किस टास्क को देना चाहते हैं जिससे कि अल्टीमेटली टाइमली बेसिस पे आप उस गोल को अटेन कर सकें. इन दिस द परफेक्ट एग्जाम्पल इज एयरलाइन शेड्यूलिंग ऑफ फ्लाइट्स. जब भी हम फ्लाइट्स की एयरलाइन शेड्यूलिंग करते हैं तब हम नॉर्मली एक्सपर्ट सिस्टम्स का यूज करते हैं. The next area is financial decision making. The financial services industry has been a vigorous user of expert system techniques nowadays. There are certain advisory programs which have been created to assist bankers in just determining whether to make loan to businesses and individuals. Normally जो financial related
पिरामिड्स है उसके अंदर जो मेन एरिया आता है वो आपका आता है बैंक्स का एंड योर इंश्योरेंस कंपनीज. सो हम उसके अंदर भी एक्सपर्ट सिस्टम यूज करते हैं. बैंक्स के अंदर तो नॉर्मली ये पता लगाने के लिए कि हम कितना लोन एक बिजनेस मैन को दे सकते हैं और नॉर्मली उससे मुझे कितना प्रॉफिट होगा. जस्ट एक एडवाइजरी के तौर पर हम एक्सपर्ट सिस्टम को यूज करते हैं. बट इन इंश्योरेंस जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो आपके जितने भी रिस्क होते हैं रिलेटेड टू योर कस्टमर और जस्ट टू डिटरमाइन व्हाट इज द प्राइस ऑफ इंश्योरेंस, उनको डिटरमाइन करने के लिए हम एक्सपर्ट सिस्टम यूज करते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी में. सो दीज आर द एरिया लाइक विच कंसर्न विद फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग योर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी. द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज knowledge publishing. The primary function of the expert system is to deliver knowledge that is relevant to the user's problem, which is in the context of user's problem only. Means knowledge means हमें उस particular जो भी user ने उस time पे हमें problem दी है उसी area से related knowledge को हमें extract करना है and then वही knowledge हमें formulate करके user को provide भी करनी है. So the first example is an advisor which counsel on user on an appropriate grammatical usage in the text. हो सकता है कि आप text लिख रहे हैं तो जब भी grammatical mistake आ जाती है तो normally आपके पास एक intelligence available रहता है just to show the correct spellings or correct grammar. Then the second example is the text advisor that accompanies a text preparation program and advises the user on your text strategy and tactics. Next area is process monitoring and control. The system following in this particular class analyze the real-time data from your physical devices with the goal of noticing anomalies, predicting trends, and controlling for both optimality and failure corrections. And in this we have an example of oil refining industries. Like हमें ये पता करना है कि उसके अंदर processes जो हो रही है करंटली रियल टाइम पे क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रही है या नहीं. जो प्रोसेस हमने सोची थी क्या वो उसी प्रोसेस पे टाइमली बेसिस पे आंसर्स मीन्स सारा प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा. सो दिस इज योर प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. Then we have design and manufacturing. These systems assist in the design of physical devices and your processes. This is ranging from your high-level conceptual design of abstract entities all the way to factory floor configuration of your manufacturing processes. Now, structures of expert system. First of all, human expert problem solving. That means initially जो हम पहले भी यूज करते आ रहे हैं हमारे initial humans ही एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो उनका अगर हम देखें तो उनका बेसिक रूल ये होता है कि जो भी उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है दैट इज हम उन्हें बोलते हैं डोमेन नॉलेज, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो कि आपका केस या कुछ फैक्ट्स होते हैं. लाइक जब भी कोई एक्सपर्ट के पास प्रॉब्लम आती है तो वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को मर्ज करता है करंटली जो फैक्ट्स अवेलेबल है उनके साथ एंड देन उनको मर्ज करके एक रीजनिंग तक पहुंचता है जिससे कि वो एडवाइस करता है या फिर किसी कंक्लूजन के ऊपर रीच करता है. सो ये तो था पूरा प्रोसीजर कि एक ह्यूमन एक्सपर्ट कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है. नाउ वी आर सीइंग कि एक्सपर्ट सिस्टम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है. सो जो ह्यूमन के अंदर आपकी डोमेन नॉलेज थी लाइक लॉन्ग टर्म मेमोरी उसको जस्ट हम रिप्लेस कर देते हैं एक नॉलेज बेस से. एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे नॉलेज बेस कहा जाता है जो कि एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए की तरह वर्क करता है जस्ट टू गेन द डोमेन नॉलेज एंड एज पर एज फैक्ट्स आर कंसीडर्ड इट इज एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी. जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो रीजनिंग की जितनी भी प्रोसेसिंग है वो हमारे इन्फ्रेंस इंजन में होती है एंड फाइनली द यूजर गेट्स इट्स आंसर थ्रू इन्फ्रेंस इंजन. यहाँ पे आपके एक एक्सप्लेनेटरी फैसिलिटीज भी होती है जस्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाई द एक्सपर्ट सिस्टम गिविंग यू दैट पर्टिकुलर आंसर. दिस इज ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ ES. नाउ we'll discuss the components of expert system. In all we have 4 components: knowledge base, working memory, inference engine and the user interface. Firstly, we'll discuss the knowledge base, or we call it as long-term memory. The key bottleneck in developing an expert system is your knowledge base. It contains everything which is necessary for understanding, formulating and moreover to solving a problem. The knowledge base contains some facts and heuristics. Means ऐसे facts जो हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है और अगर वो सिचुएशन अकर हो जाए तो उसे कैसे डील करना है वो सब नॉलेज बेस के अंदर हमने एक प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्पार्ट कर रखा है. The most popular approach to representing the domain knowledge is using the production rules. The production rules are these type. Like
फर्स्ट रूल इज इफ कार वॉन्ट स्टार्ट देन प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम. सो हमारा फैक्ट ये है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही और हमें ये लगता है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही, तो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम हो. और अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम है एंड बैटरी वोल्टेज इज बिलो 10 volts देन द बैड बैटरी, तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो ही बैड हो गई है, तभी हमारी कार स्टार्ट नहीं हो रही है. सो ये एक एग्जांपल है नॉलेज बेस का, जहाँ पे आपको अलग अलग रूल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं और डिपेंडिंग ऑन दैट रूल वी टेक अ कंक्लूजन. Next part is your working memory, or we call it as short-term memory. It contains the fact about a problem that are discovered during consultations with the expert system. Moreover, the system matches this particular information with the knowledge that contained in your knowledge base to infer the new facts, and then they reach to a conclusion. Thus, the working memory contains information either which is supplied by a user or inferred by the system. So, आपकी वर्किंग मेमोरी में भी फैक्ट्स हैं, बट वो फैक्ट्स वो होते हैं जो हमने एक्सपर्ट सिस्टम से इंटरैक्ट करके जस्ट हम एक नोटिस पर पहुंचे कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है. जो हमने फैक्ट्स अब रिट्रीव कर रहे हैं उन फैक्ट्स को मैच करते हैं नॉलेज बेस से, फाइनली मर्ज करके एक कंक्लूजन पे रीच करते हैं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर वर्किंग मेमोरी. Then comes the inference engine. The knowledge processor, which is modeled after the expert reasoning power, is your inference engine. The processor in an expert system that matches the facts contained in the working memory with the domain knowledge which is contained in your knowledge base, and finally to draw conclusions about the problem. So जो आपका inference engine है वो knowledge base और working memory दोनों से information को drive करता है और then वो particular user की problem को solve करता है. This is the work of your inference engine. Then the user interface, the user communicates with the expert system through that interface only. ये इंटरफेस यूजर को अलाउ करता है कि वो एक क्वेरी कर पाए सिस्टम से और अल्टीमेटली सप्लाई करे इंफॉर्मेशन को टू रिसीव एन एडवाइस, बिकॉज एक्सपर्ट सिस्टम का वर्क ही आपको एडवाइस देना है एक एक्सपर्ट की तरह. सो जब तक यूजर क्वेरी नहीं करेगा उसे एडवाइस कैसे मिलेगी. द पर्टिकुलर एम आर टू प्रोवाइड द सेम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द expert only, but normally it has less capability of understanding these natural language and your general knowledge. So this is your user interface. A part of these components we have again an additional facility, that is your explanatory facility, because हमारा normally जो expert system का trademark है वो ये कहता है कि ये able है कोई भी चीज explain करने में with reasoning. So in this we have an additional component, that is your explanatory component, जो कि ये provide करता है कि हमने अगर ये क्वेश्चन उससे पूछा है तो क्यों पूछा है और अगर हम कंक्लूजन तक पहुंचे हैं तो कैसे. दैट इज योर व्हाई एंड हाउ. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी आर एक्सप्लेनिंग व्हाई, इन दिस वी हैव एन एग्जाम्पल. अ पर्सन asked a question, will the car not start? The person said why. Then the NN said, if I know that the car won't start, then I usually assume that the problem is in electrical system. So उसने ये कहा है कि सबसे पहले कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो पर्सन आपसे नेचुरली पूछेगा कि कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, और अल्टीमेटली एक एक्सपर्ट ये आंसर देगा कि हो सकता है कि इसकी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में है तभी नहीं आ रहा. सो एक्सपर्ट सिस्टम भी जस्ट ऐसे ही आपकी वाई की क्वेरी को रिस्पॉन्ड करता है जस्ट टू परसुइंग दैट कि ये करंटली अकर हो रही है. Then explaining how. In this the person can ask कि बैटरी is bad, but the person asks कि how. अगर बैटरी खराब हुई भी है तो क्यों, तो certainly उसका आंसर ये हो सकता है कि आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही, तो हमने ये एज्यूम कर लिया है कि आपकी बैटरी वोल्टेज जो है वो 10 से बिलो है, तो हम इन कंक्लूजन पे रीच कर सकते हैं कि बैटरी जो है वो बैड है. सो ये इसी तरीके से ESP आपकी क्वेरीज का रिस्पॉन्ड करता है, चाहे आप उससे वाई का आंसर मांग लीजिए या फिर हाउ का. Then there are certain characteristics of expert system which specify why to use expert system. अगर हम expert system use कर रहे हैं in place of some expert, so there are certain characteristics which are additional feature of this expert system. So in the list we first have high level expertise. That is, this expertise can represent the best thinking of top experts in the field, which lead to the problem solution that are imaginative, accurate and efficient. So normally high level expertise means जो भी expert system एक
एक्सपर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, उसका मेन पर्पज है कि वो इतना अच्छा थिंक करे जैसे कि एक टॉप का एक्सपर्ट थिंक करता है, बिकॉज अल्टीमेटली उसे करेक्ट और एक्यूरेट आंसर देना है जस्ट टू convince its user only. Second characteristic is adequate response time. The system must also perform in a reasonable amount of time that is comparable to or better than the time which is required by the expert to solve a problem. So normally अगर हम human expert से problem का आंसर डिमांड करते हैं तो expert system उससे भी जल्दी response time के अंदर आपको उस particular problem का आंसर provide कर देता है. Then it also permits inexact reasoning. These types of applications are characterized by the information that is uncertain, ambiguous or unavailable by the domain knowledge. So हम जितना भी हमारे पास domain knowledge, that is your knowledge base, उसके अंदर जितनी भी हमारे पास knowledge होती है हम just उसी से ही एक particular application का या problem का आंसर provide करते हैं. Then expert system has a good reliability, that is the system must be reliable and not prone to crashes. That is कि हो सकता है कि expert system आप यूज़ कर रहे हैं और वहीं आपका एक expert है, तो expert की तो chances हैं कि वो कभी भी available हो सकता है, कभी available नहीं हो सकता. But अगर expert system यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास बहुत कम chances हैं कि वो system आपका crash कर जाए. The next characteristic is comprehensibility. The system should be able to explain the steps of its reasoning while executing so that it can understandable. The main aim जो एक्सपर्ट सिस्टम का होना चाहिए वो ये है कि ह्यूमन को आंसर तो करे पर साथ में उसे ये भी बताए कि उसने वो आंसर लिया है तो क्यों लिया है. So the system should have an explanatory capability in the same way that a human expert are supposed to be able to explain their reasoning. Next characteristic is flexibility. Because of large amount of knowledge that an expert system may have, it is important to have an efficient mechanism for modifying that knowledge base only. So flexibility इसलिए क्योंकि हम जो knowledge base जहाँ पे हमने ये सारे rules बना के रखे हैं जिसके basis पे expert system आंसर करता है हम उसे change भी कर सकते हैं. Next is your symbolic reasoning. Expert systems represent knowledge symbolically as a set of symbols that stand for a problem's concept. These symbols can be combined to explain relationship between them. That is a different set of symbols which are the part of knowledge also in expert system. And when these relationships are represented in a program, we call them as symbol structure because ultimately इन symbols को ही use करके हम अपने यूजर को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. This is an example of in this the first assert is Ahmed has a fever and the rule is if a person has a fever then he has to take a Panadol. So conclusion ये है कि जिस person को fever है उसे Panadol लेनी चाहिए. So this is your symbolical representation जहाँ पे आपने एक statement दी, rules के साथ हमने उसे combine किया और finally हमें conclusion पे reach कर गए. Next characteristic is vision heuristically. Experts are adept at drawing on their experiences just to help them efficiently to solve some current problems. In this, the typical heuristic used by the experts only, like I always check the electricity first and people really get a cold during the summer. And if I suspect cancer, then I always check the family history. So कुछ ऐसे facts and figures होते हैं अगर वो अकर कर जाए तो हमें अपने past experience से ही उसे मैचअप करना होता है कि अगर ऐसी कोई situation दोबारा से अकर हो जाती है तो मुझे क्या चीज़ चेक करनी है. That is your heuristics. The expert system can make mistakes also. Since the knowledge of an expert has to be captured as close as possible in expert systems, so like its human counterpart, it can make mistake because ultimately expert system भी एक human नहीं बनाया and human can make mistake. Next characteristic is thrives on reasonable complexity. The problem should be reasonable complex, not too easy or not too difficult. Means ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही difficult problem आपने expert system को दे दी या फिर बहुत ही easy. बिल्कुल मिड लेवल की प्रॉब्लम हम उसे देते हैं. देन इट ऑल्सो फोकस एक्सपर्टाइज. मोस्ट एक्सपर्ट्स आर स्किलफुल एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद इन देयर नैरो एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज बट हैव अ लिमिटेड एबिलिटी आउटसाइड दिस एरिया. जो भी एरिया हमने उसे प्रोवाइड कर दिया है लाइक इन नॉलेज बेस में जितने भी रूल्स हमने डाल दिए हैं वो उन्हीं रूल्स के बेसिस पे ही कोई भी कंक्लूजन तक रीच कर सकता है रादर देन कि आप सोचें कि वो अपने आप से ही कोई नए रूल बना के उस टाइम पे आपको आंसर कर सके.
So these are certain characteristics which are related to your export system. Now do it yourself. Firstly, explain export system application area. यहाँ पे आपको different applications area को explain करना है जो कि export system से related है. Then you need to explain the export system characteristics. Thank you. Happy learning. Be learning.